इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कर्नाटक से है। कर्नाटक में महानगर पालिका इंतखाबात में एमआईएम को शिकस्त। गुलबर्गा में एमआईएम का एक भी उम्मीदवार नहीं हुआ कामयाब। गुलबर्गा में एमआईएम के 20 उम्मीदवार मैदान में थे। एमआईएम की 3 सीटें, मैदान में एमआईएम की 1 सीट पर कामयाब। आपको ये खबर हम कर्नाटक से बता रहे हैं, जहां पे महानगर पालिका इंतखाबात में एमआईएम को शिकस्त मिली है और गुलबर्गा में एमआईएम को एक भी उम्मीदवार नहीं हुआ कामयाब। गुलबर्गा में 20 उम्मीदवार मैदान में थे। हुगली में एमआईएम को 3 सीटें मिली है और बेलगाम में 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। कर्नाटक से बता रहे हैं। गुज़श्ता रोज मुजफ्फरनगर में हुए किसानों के महापंचायत पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके किसानों की कोशिशों को सराहा और कहा कि किसान डटा हुआ है, निडर है और यही किसान हिंदुस्तान के भाग्य विधाता है। साथ ही दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि किसानों की पुकार सरकार को सुननी होगी, यही सच्चाई की आवाज है, इसे दबाया नहीं जा सकता। बीजेपी की जानिब से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस मुल्क में अफवाह फैलाने में जुटी सियासत कर रही है और राहुल गांधी ने ट्वीट में जो फोटो इस्तेमाल किया है वो काफी पुराना है, गुज़श्ता रोज के किसान महापंचायत का नहीं और राहुल गांधी को मौजूदा हुकूमत की खूबियां नजर नहीं आती है, वो सिर्फ जुमला कसना जानते हैं। देखा है कि इस देश में जब भी भ्रम की राजनीति होती है, जब भी कंफ्यूजन फैलाया जाता है, झूठ की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है और ये मेरे लिए कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जो पूर्व में उनके अध्यक्षता के अंतर्गत काम करती थी, आज अध्यक्ष विहीन है। कांग्रेस पार्टी असमर्थ है जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए और इसी कारण से कभी सोनिया जी वर्चुअल मीटिंग करती है सभी पार्टियों के साथ, तो कभी राहुल गांधी भ्रम की राजनीति के माध्यम से, झूठे फोटो के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो राहुल गांधी हैज बिकम द पॉलिटिकल कुकू ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स। सीएम योगी ने आज वजारत ज़राअत के एहलकारों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में योगी सरकार में अब तक के सभी स्कीमों और हुकूमत की फलाही कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान यूपी हुकूमत ने अवाम के मुफाद में हर मुमकिन बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और आगे भी किसानों और यूपी के लोगों के लिए नई नई स्कीमें मुतारिफ कराएगी। कोरोना महामारी ये पूरी मानवता के लिए घातक रही है। स्वस्थ जीवन व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समुचित पोषण एवं सुरक्षित भोजन वर्तमान परिवेश की सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान कोरोना संक्रमण के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे अन्नदाता किसानों द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, दूध आदि की प्रचुर उपलब्धता आम जन को सुनिश्चित कराई गई है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ने
विगत 4.5 वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर वर्ष 2012 से 2017 की अवधि में प्रति वर्ष औसत उत्पादन 139 लाख मीट्रिक टन जहां रहा है, वहीं वर्तमान में यह 163.45 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हो चुका है। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,900 से जायद नए मामले दर्ज हुए हैं। 43,000 से जायद अफराद सेहतियाबी हुए हैं, जबकि 219 मरीजों की मौत भी हुई। मजमूई तौर पर बात की जाए तो 4 लाख से जायद एक्टिव केसेस हैं, जबकि मुल्क में अब तक 4,40,000 से जायद कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आज मुल्क में 1.25 लाख लोगों को टीका देने का टारगेट मुतय्यन किया गया है। पीएम मोदी ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। वहीं लखनऊ में मेगा वैक्सीन कैंप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए कैंप पहुंचे और वैक्सीन लगवाया। आज मुल्क भर में 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। इसी के तहत लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीन कैंप का इनेकाद किया गया। मरकज ने कोरोना वैक्सीन की शिनाख्त के लिए रियासतों और मरकज के ज़ैर इंतजाम इलाकों के लिए जांच का पैमाना तय किया है, जिन्हें देखकर पहचाना जा सकता है कि वैक्सीन असली है या नकली। इस पैरामीटर में फर्क की शिनाख्त के लिए तीनों वैक्सीनों के लेबल, रंग, ब्रांड के नाम के बारे में मालूमात कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी पर शेयर की गई है। WHO ने कुछ देशों में नकली वैक्सीन पर चिंता जताई है और जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को एक मापदंड भेजा है, एक पैरामीटर भेजा है और इस पैरामीटर के जरिए आप ये जान सकते हैं कि ये वैक्सीन नकली है या फिर असली वैक्सीन है। इस वक्त हम एक वैक्सीनेशन सेंटर में खड़े हुए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाए जाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है और रजिस्ट्रेशन के बाद जो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके बाद आप यहाँ वैक्सीनेशन डेस्क पर आएंगे, यहाँ आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीनेशन असली या नकली जांचने के लिए मापदंड भेजा है, उसकी जांच कैसे की जाएगी, तो आप थोड़ा सा उसके बताएंगे कि किस तरीके से पता कर सकते हैं कि असली है या नकली है। सर मैम, पहली बात तो ये जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड के अंदर जो वैक्सीन होती है, तो इस वैक्सीन को आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट क्लियर है, लाइक यू आर नॉट एबल टू सी एनी विजिबल पार्टिकल्स इन इट। बाकी जो नकली वैक्सीन आ रही हैं उनके अंदर जो वैक्सीन जो हैं वो मतलब क्लाउडी है, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट विजिबल। और कोवैक्सीन के अंदर इसका उल्टा है, कोवैक्सीन के अंदर जो वैक्सीन होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो हल्की सी क्लाउडी होती है, प्लस दे हैव स्टिकर ऑन इट, लाइक अगर हम उनको डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो वो विजिबल होगा। और सेम स्पुतनिक में है। प्लस आप देख सकते हो जो हमारी कोविशील्ड है ये 2 कंपनीज के द्वारा बनाई जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट एंड एस्ट्राजेनेक। जो एस्ट्राजेनेक होता है उसका जो लेबल होता है वो वाइट कलर का होता है एंड जो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है उसका लोगो ग्रीन कलर का है। तो अभी तक हमारे को ये चीज़ें बताई हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेक एंड द रियल वन। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से वैक्सीन नकली है या असली है उसकी जांच की जा सकती है। और मेरे हाथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन है और जिसका जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया कि डार्क ग्रीन कलर का इसका ढक्कन है और जो लेबल है वो एक तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप इजीली जांच सकते हैं कि ये वैक्सीन असली है या नकली है। और इसके साथ ही कोवैक्सीन में एक स्पेशल तरीके का वहाँ पर QR कोड लगाया गया है या मधुकोश कहें, जिसको एक विशिष्ट दृष्टिकोण से ही देखा जा सकता है। इसके साथ अगर हम स्पुतनिक की बात करें तो स्पुतनिक में 2 लेबल हैं, इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं, ब्रांड, लेबल, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से मापदंड भेजे गए हैं और उसी के अनुसार जांच करने के बाद ही यहाँ वैक्सीनेशन लगाए जाने का काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर है और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फ़िलहाल अभी
5 दिन का स्टॉक ही बचा है और 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है और लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर चलाया जा रहा है और इस ड्राइव के साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि वो कौन सी वैक्सीन है और मापदंड पर वो खरी उतरती है या नहीं उतरती है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करते हैं बंगलुरु की, जहां अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी अपना फाउंडर्स डे मना रही है। इदारे के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान को खराज अकीदत पेश करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इस कड़ी के तहत बंगलुरु की गौसिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। साथ ही 200 गरीब खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि इंसानियत की खिदमत मुसलमानों का नस्बुल ऐन होना चाहिए। 3 शोबों में मुसलमानों को आगे आने की जरूरत है, वो है तालीम, सेहत और मायशी मैदान। शिफा हॉस्पिटल के साथ ये कैंप किया जा रहा है। इसमें आई टेस्टिंग कैंप है विद फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लासेस और दूसरे पूरे जो शोबे होते हैं मेडिकल के डिपार्टमेंट्स वो सब हैं, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल फिजिशियन जो भी होता है, ऑल डिपार्टमेंट्स आहिर गायनेकोलॉजी एक्सेट्रा देयर। तो इसमें जो है माशाल्लाह हमारा पहले से हमारे वालिद साहब की कोशिश थी कि एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ये 3 शोबे में अब काम कर रहे थे। तो आपको मेरा याद रहेगा अल अमीन हॉस्पिटल बहुत पहले शुरू हुई थी, जब दूसरे नर्सिंग होम नहीं थे बेंगलोर में। अल अमीन हॉस्पिटल बहुत से मुसलमानों को मदद कर रहे थे। तो इसी तरह से आज हमारा भी ख्याल है कि सिर्फ हम एजुकेशन में महदूद नहीं रहना है, अक्सर मेडिकल कैंप कराना है। और बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो छोटे बीमारी के वास्ते भी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, बिल्कुल छोटे बीमारी के वास्ते भी उनके पास 50-100 रुपए भी नहीं रहते कि जाके बीपी टेस्ट कराए या शुगर टेस्ट कराए। जब फ्री कैंप होता है तो इन लोगों को खासकर बहुत फायदा होता है। मकसद क्या है, जो हमारा बुजुर्ग रखो गई डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब, नबी शरीफ साहब, उनके नक्शे कदम पे हम लोग चलना है। इट इज ऑल टू एम। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां कोरोना के केसेस में कमी तो वाक़ई हुई है, लेकिन वायरल फीवर की जद में है। ओपीडी में लगातार वायरल फीवर के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मारूफ डॉक्टर एम वली का कहना है कि कोरोना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दूसरे वायरस बढ़ने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर बारिश के मौसम में वायरस बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दिल्ली में गुज़श्ता 15 दिनों से वायरल फीवर के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर एम वली का कहना है कि ऐसे वक्त में खान पान पर ध्यान देने की अशद जरूरत है। इनसे बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। देश भर में कोविड के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोविड के मामले तो कम हुए हैं, वायरल के मामले बढ़ने लगे हैं। वायरल फीवर जिस तरीके से दिल्ली में देखा जा रहा है, पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एम वली। सर, कोविड के तो मामले दिल्ली में घट गए हैं, लेकिन अगर इन दिनों की बात करें तो दिल्ली वायरल फीवर की गिरफ्त में नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और वायरस ही है, कोविड भी वायरस है और जो हम अब देख रहे हैं वो भी वायरसेस हैं। और आपने सुना होगा केरला में जो वायरस आ गया है, और निपा वायरस की भी हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि कोविड जैसे ही सिम्टम वाला वायरस बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के आसपास पिछले 5-6 दिन से देखा जा रहा है। वायरल फीवर है, कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है। खुद मेरे घर में मेरे छोटे बेटे को हो रहा है, जिसको कोविड टेस्ट नेगेटिव है और 5 दिन से बुखार है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और आपने गोरखपुर वगैरह में, फिरोज़ाबाद में भी देखा कि ये सब वायरल फीवर बच्चे किस तरह से उनको डेंगू एनकेफ्लाइटिस हो रहा है। तो वायरस इस सीज़न में बहुत तरह के आते हैं, बरसात के मौसम में आते हैं और कई प्रकार से ये बच्चों को ख़ास तौर से इन्वॉल्व करते हैं और बड़ों को भी करते हैं। तो वायरस का जो ये कहर है ये पूरे बरसात की सीज़न में चलता है। और इसके साथ साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डेंगू, मलेरिया, एनकेफ्लाइटिस, वायरल फीवर, ये चारों का एक प्रकोप होता है इस सीज़न में। और बहुत से और भी लेसर नोन वायरसेस हैं और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे लीवर में इन्वॉल्व करता है एक बैक्टीरिया होता है। इनके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे पता करें कि ये वायरल फीवर है या फिर हम दूसरे किसी फीवर की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सिम्टम में बड़ा ओवरलैप होता है, इसमें हमें पहचानना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है और दौरा आता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन फीवर है। ब्रेन फीवर मतलब एनकेफ्लाइटिस है। अभी हम बात कर रहे थे निपा वायरस की, तो निपा वायरस में भी केरला में ऐसे ही देखा जा रहा है।
तो जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है उसमें बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, खांसी कम होती है, हेडेक बहुत होता है, प्रोस्ट्रेशन जिसको कहते हैं बुखार वाली फीलिंग, बॉडी का टूटना, फीवर के साथ चिल्स, राइगर्स का होना, और बाद में इसमें भी निमोनिया हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही अनअटेंडेड छोड़ दें तो ऐसे बच्चों को या मरीज़ों को निमोनिया भी हो जाता है। और ख़ास तौर से इस वायरल फीवर का कोई हमारे पास इलाज नहीं होता है। अब जैसे कि RT-PCR से निपा वायरस की डायग्नोसिस हो भी गई तो कोई इलाज नहीं है। बच्चों में डेंगू की डायग्नोसिस हो गई, प्लेटलेट कम है, डेंगू का टेस्ट IgM पॉजिटिव आ गया तो उसका भी कोई ख़ास इलाज नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आइसोलेशन की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जिनको वायरल फीवर होता है उनको एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, सेम टॉवल नहीं यूज़ करना चाहिए, मच्छरदानी को उपयोग करना चाहिए। मच्छरदानी सबसे बड़ा बैरियर है क्योंकि ज़्यादातर पिछले 2 हफ्तों की बात करें, बारिश भी अच्छी खासी दिल्ली में हुई है और OPD में इन दिनों वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा पहुँच रहे हैं, खांसी, जुकाम, सिर दर्द जैसे कि आपने बताया। तो इस फीवर से बचने के लिए सर क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, व्यूअर्स को थोड़ा बता दीजिए। देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है, बाहर बिल्कुल मत निकलने दें, ना बच्चे बाहर से भीग के आके नहाएं। ये बहुत कॉमन होता है, बाहर से गए और भीगे और उसके बाद नहाना घर में आके। दूसरा, मच्छरदानी का उपयोग इसमें बड़ा सकारात्मक है। और तीसरे ये कि घर में जैसे कूलर है या फ्लावर वाजेज़ हैं उनमें पानी इकट्ठा होता है, उसको सूखा दें बिल्कुल। और अगर घर के आसपास पानी इकट्ठा है तो वो तो कॉर्पोरेशन का काम होता है, वो उसमें दवाई छिड़कते हैं या उस पानी को मिट्टी डाल के सुखाते हैं। और पांचवा ये है कि अगर आसपास कुछ ऐसे कलेक्शंस हैं पानी के तो उसमें लार्वा खाने वाली फिशेस को डाला जाता है। तो ये सब मिला जुला, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल मच्छरदानी का और मॉस्किटो रेपेलेंट्स का है। और मॉस्किटो रेपेलेंट्स में बच्चों के लिए बताता हूँ कि उनके गाल पे ना लगा के क्रीम को उनकी मसहरी पे जो लकड़ी का हिस्सा होता है वहाँ पे लगाएं तो उसको एलर्जीज नहीं होती। सर क्या एक ऐसी कोई जो मेडिसिन है जो हमें लेनी चाहिए अगर अचानक से किसी को ये समस्या आ जाए, और किस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे को एकदम 104 बुखार आ जाए, दौरा आ जाए या उसके सांस लेने में आपको लगे परेशानी है, माँ को सबसे पहले माँ पहचानती है ऐसे लक्षण को, या बच्चा उल्टी कर रहा हो, पीला पड़ जाए एकदम से, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दिस इज़ एन इमरजेंसी। और अगर बुखार है, हल्का है, तो इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि ज़्यादा ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पैरासीटामोल दी जा सकती है सेफली, एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए। और कोल्ड स्पंजिंग भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि आजकल बड़ा अजीब सा वेदर है। पंखे के नीचे बच्चे को रख सकते हैं और ठंडी जगह रख सकते हैं, और उसको बाहर जाने से बिल्कुल रोकना चाहिए। मल्टीविटामिन्स फल का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना चाहिए, खट्टे फल अवॉइड करने चाहिए। और गर्म उसको सिकाई कर सकते हैं। अगर छाती में आपको लग रहा है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ है तो हल्की हॉट वाटर बॉटल से, या बहुत हल्का, पुराने ज़माने में तो हम लोग तवे पे रूअल रख के करवाते थे, तो ये अगर हल्की उनको हॉट फर्मेंटेशन दी जाए, गर्म पानी। इसमें मैं देसी चीज़ों का 1-2 का जिक्र कर दूं। एक तो ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान जिसको हम केसर कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है छोटे बच्चों को वार्म अप करने के लिए। और दूसरा, कलौंजी अगर ज़रा बड़ा हो तो वो खा सकते हैं, कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो घर में जैसे हल्दी वाला दूध है वो बहुत अच्छा होता है इसके लिए। तो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसके लिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली इन दिनों वायरल फीवर की गिरफ्त में है, इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बारिश के पानी में ना भीगे, कोशिश करनी चाहिए कि आप ना भीगे, और इसके साथ जो हेल्दी फूड है वो लेने चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।